एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये ज़काया और आज हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत ही दमदार तरीके से हमने बायोटेक और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक और इसके एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद काया। बेसिकली अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्यारे से कमेंट करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। जो भी लोग को ज़रूरत होगी हमारे इस वीडियो को, प्लीज़ उन तक हमारा वीडियो पहुंचाइएगा जिससे कि वो नीट में अच्छे स्कोर कर पाए एंड बोर्ड्स में तो बेसिकली करेंगे। चलो चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि बायोटेक का मतलब क्या होता है। सिंपली बायोटेक को हम दो हाफ में डिवाइड करें तो पहला आता है बायो, दूसरा मतलब होता है टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि हम ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, माइक्रोब्स में, एनिमल्स में या किसी भी जीन में, जो जिसके बाद जो रहता है उसको हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करके हम अपने यूज़फुल में ले करके आते हैं। ह्यूमन अपने यूज़फुल में ले करके आता है, इसी को मिला करके पूरा हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं और इसी के एप्लीकेशन के बारे में देखने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द और प्रीवियस चैप्टर से पहले वाले लेक्चर में तुमने काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। एसेंशियली डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन एंड फार्मास्यूटिसाइड्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग अ जेनेटिकल मॉडिफाइड माइक्रोब, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में तुमने देखा था किस तरीके से हम इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या करवाते थे, बायोफर्मिसाइड्स यानी कि मेडिसिन वगैरह का प्रोडक्शन कराते थे और साथ में बायोलॉजिकली किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स का यूज़ करते थे। एप्लीकेशन की बात करें तो बेसिकली इसमें हम एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजेस बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। पहला थेरेपिस्टिक मतलब वही थेरेपी के लिए, मेडिसिन वगैरह में, डायग्नोसिस किसी को मेडिसिन या किसी बेसिकली कोई भी बीमारी है तो उस चीज़ को डायग्नोस करने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि अपने मतलब एग्रीकल्चर के टाइम पे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करते हैं। प्रोसेसेस फूड में बनाते हैं, बायो रेमेडियल बनाते हैं, वेस्ट को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च हैं, एरियाज़ हैं जो बायोटेक में यूज़ की जाती है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, पानी भर लूँ मैं। ठीक है, तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ हैं बायोटेक में। सबसे पहला हम बेस्ट कैटलिस्ट बनाने का यूज़ करते हैं यूजिंग अ माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम के थ्रू। कैटलिस्ट का काम यही होता है कि रिएक्शन की स्पीड को क्या रहता है वो बढ़ा देता है, स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है रिएक्शन के। तो यही काम होता है हमारे कैटलिस्ट का। तो दूसरा काम है ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट बनाने के लिए जिस टाइप का कंडीशन चाहिए वो भी हमारा बायोटेक ही प्रिपेयर करता है। फिर लास्ट में बनने के बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं जिसमें कि हम प्यूरिफाई करते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। ठीक है, अब देखते हैं let us know how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life especially in field of food production and health। बेसिकली अब हम ये देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ जो फील्ड होता है जहाँ पे हम फूड का प्रोडक्शन कराते हैं उसको भी स्पेशली किस तरीके से हम सही कर सकते हैं एंड हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब जो मेन टॉपिक होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली पहला तीन तरीके के ऑप्शन है जहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, फूड के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल से आपको मतलब समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। पोमोडोरो पहले तो मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, तुमको तो ये पता ही है कि जो जो मैं टिक लगाती हूँ उसको टिक लगाती हूँ। बेसिकली हमारा पोमोडोरो होने वाला है, आज का पोमोडोरो होने वाला है 1 आवर 30 मिनट्स। ब्लैक्स बनाते हैं थोड़ा दिखे, चलो 40 घंटे लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोमोडोरो होने वाला है 1 घंटा 40 मिनट। ओके, चलो आ जाओ अपने मेन पॉइंट पे।
तो एग्रो केमिकल से तुम मतलब समझ पा रहे हो, एग्रो मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड केमिकल्स का मतलब होता है केमिकल्स का यूज़ करके हम एग्रीकल्चर करा रहे हैं। अगर तुम केमिकल का यूज़ करो तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है भले क्वालिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी लेकिन क्वांटिटी, हाँ मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी बेकार आती है, ठीक है, तो ये चीज़ मैंने गलत कर दिया, क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन क्वालिटी कम रहती है, ठीक है, तो ये होता है। सेकेंड हैंड साइड पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक रूप में हम क्या करवाते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं, ऑर्गेनिक रूप में हम क्या करवाते हैं, एग्रीकल्चर कराते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते, केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा लेकिन जिसकी क्वांटिटी होती है ये कम हो जाती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है। थर्ड हमारा हो जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जहाँ पे हम जीएमसी क्रॉप्स बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, जो बेसिकली सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर डबल टैप कर देते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जहाँ पे ह्यूमन का ग्रोथ पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इसके लिए इंडिया ने ये काम किया था कि फूड की सप्लाई ट्रिपलिंग कर दी थी, 3 गुना बढ़ा दी थी, फूड की सप्लाई 3 गुना बढ़ा दी थी, फूड सप्लाई इन्होंने 3 गुना बढ़ा दी थी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, increase yield have a partially been due to uses of improved crop variety but mainly due to use of better management practices and use of agrochemical। अब बेसिकली देखो अगर फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तो ये जो हमारे फार्मर्स होते थे वो एग्रोकेमिकल का यूज़ करते थे, एग्रोकेमिकल्स का मतलब होता है फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे। अब ये फार्मर को क्या हो जाता था, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता था, हर साल हमारा केमिकल को ख़रीदना पड़ता था, तो फार्मर्स के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाया करता था। देखो ईल्ड तो बढ़ जाती थी लेकिन फिर क्या होता था, ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, हमने केमिकल्स के यूज़ करके अपना ईल्ड 1 साल का बढ़ा दिया, लेकिन जब इसको हार्वेस्ट करके इसी ग्राउंड या फील्ड में जब हम दूसरे क्रॉप्स को बनाने के लिए लगाते थे तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो जाती थी, क्योंकि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है नेक्स्ट ईयर जब हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे। तो समझ में आ रहा है, तो ये काफ़ी घाटे का सौदा पड़ जाता था हमारे लिए, तो हमें कुछ ऐसा चीज़ लाना था जिसके यूज़ से हम क्या कर सके, अपने क्रॉप के प्रोडक्टिविटी को एकदम बढ़ा सके, साथ ही साथ जो फर्टाइल कैपेसिटी होती है किसी भी सॉइल की वो भी इंक्रीज़ रहे, मतलब फर्टिलिटी भी अच्छी हो, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो। ये वाला प्लांट वाला पोर्शन अभी बाद में पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ लेते हैं जीएमओ वाला, ठीक है। आ जाओ, इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ अवर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हम जेनेटिक्स के थ्रू हम ऐसा कर सकें कि फार्मर को सस्ता भी पड़े एंड फील्ड से मैक्सिमम यील्डिंग भी हमें आए। इज़ देयर अ वे टू मिनिमाइज, अगर कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ से हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करवा पाएँ, केमिकल्स का यूज़ कम करवा पाएँ एंड हार्मफुल इफेक्ट जो रहता है इन्वायरमेंट उसको भी कम करा पाएँ, तो जी हाँ, हमारा जो यूज़ होगा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का अगर यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। देखो फ़ायदे देख लो कि जेनेटिक मॉडिफाइड का अगर क्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं हम तो इससे फ़ायदे क्या होंगे। पहला, जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं वो अबायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकते हैं, चाहे ठंडी पड़े, गर्मी पड़े, सॉल्टी हो, हीट हो, ये पेड़ पे एकदम ऐसे कैसे खड़े रहेंगे, नहीं कोई कहीं नहीं जा रहा, ये सारे प्लांट बिल्कुल वेल मस्त एकदम घूम रहे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे, तो ये किसी भी स्ट्रेस को झेल सकते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड की कमी करवा देते हैं क्योंकि इनके प्लांट के अंदर खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, ये प्लांट क्रॉप खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, तो हमें अलग से पेस्टिसाइड का यूज़ करना ही नहीं पड़ता है। हार्वेस्ट लॉस, एक खेत के बाद जब फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती है, अगर हम उसमें जीएमओ क्रॉप लगाते हैं तो वो जो सॉइल होती है इसकी फर्टिलिटी जो रहती है और बढ़ जाती है, ठीक है, हर चीज़ का हमें फ़ायदा मिल रहा है, जो जो घाटा होता था हमें हर चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। मिनरल के यूजेस हमारे प्लांट में बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो फर्टिलिटी सॉइल की भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें तो फूड में क्या होता है, अगर हम जीएमओ क्रॉप का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फूड की मिनरलाइजेशन भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए का कंटेंट बढ़ गया है इस चावल में, ठीक है। अब बात करें हम जीएमओ की, बेसिकली अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम प्लांट में इसका यूज़
यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन टू दीज यूजेस GM हैव यूज टू क्रिएट अ टेलर मेड प्लान टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू द इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल एंड फार्मेटिसाइड्स। इसका मतलब है कि इन सब के बावजूद हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं प्लांट को इंडस्ट्रीज़ में एज द यूज़ ऑफ स्टार्चेस के फॉर्म में, फ्यूल्स के फॉर्म में, फॉर्मेटिसाइड्स के फॉर्म में। ठीक है, अब ये तुम देख लो बीटी थुरिंजिएंसिस वाला एक पोर्शन होता क्या था, एक प्लांट होता था। तो एक हमारे पास बेसिकली देखो इस पे काफ़ी इंसेक्ट आकर के हमला कर देते थे। ठीक है, मान लो इस प्लांट को मैंने बोल दिया हमारा ये कॉटन का प्लांट है, तो कॉटन के प्लांट पे आने के बाद ये बॉल वॉर्म जो रहते थे ना, बॉल वॉर्म आकर के यहाँ पे क्या करवाते थे, हमला कर देते थे। तो यहाँ पे जो वॉर्म कॉटन आता तो उसमें काफ़ी छेद हो जाते थे, तो हमारा जो कॉटन होता तो सारा ख़राब हो जाता था, ये बॉल वॉर्म हमला कर देता था। तो इसको हमें रोकने के लिए ये करना था कि हम इंसेक्ट को ही मार दें, इंसेक्ट को ही ख़त्म कर दे। अगर हम इंसेक्ट को ही ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, बॉल वॉर्म हमारे कॉटन को इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा और कॉटन वॉर्म बिल्कुल सही रहेगा। तो हम एक पहली चीज़ ये कर सकते हैं कि इंसेक्ट को बाहर से ही मार दें, या हम ये कर सकते हैं कि कॉटन में ऐसा कुछ हम चेंजेस ला दें जिसके थ्रू जब ये इसको खाए तो ये खुद ही मर जाए, प्लांट को कोई हार्म ना हो, ये सिर्फ इंसेक्ट मर जाए। हम ऐसा काम कर सकते हैं। तो हमने बिल्कुल ऐसा ही काम किया। हमने किया क्या, बेसिकली हमने कॉटन में एक ऐसा टॉक्सिन ऐड करा दिया जिसके थ्रू क्या होता है, अब जब भी इंसेक्ट कोई कॉटन प्लांट को खाने की कोशिश करता है वो इंसेक्ट खुद ही मर जाता है। इस इंसेक्ट का नाम था बेसिकली बैसिलस थुरिंजिएंसिस, एक बैक्टीरिया था। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया था जिसके अंदर बीटी टॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन पाया जाता था। क्या पाया जाता था, बीटी टॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन पाया जाता था। बेसिकली ये जो बीटी टॉक्सिन था इसके अंदर प्रेजेंट था इंसेक्टिसिडल प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट था, इंसेक्टिसिडल प्रोटीन। ये एक ऐसे प्रोटीन्स होते थे जो प्लांट के अंदर जाकर के तो टॉक्सिक होते थे, लेकिन जो खुद का होस्ट था बैक्टीरिया के अंदर जो रहता था ना, ये खुद कैसा रहता था, बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में रहता था और टॉक्सिन नहीं रहता था, ये प्रोटॉक्सिन रहता था। बेसिकली होता क्या है ये देख लो, मैं अपने तरीके से समझाऊं। हमारे पास एक इंसेक्ट होता है, मान लो कि ये इंसेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरियम थुरिंजिएंसिस है, इसके अंदर एक जीन है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन, इसी का नाम है बीटी टॉक्सिन। ये टॉक्सिन इसमें तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही इस, अब देखो ये हमारे पास क्या है, हमारा पेड़ है। हमने करवाया क्या, बेसिकली हमने इसी बीटी टॉक्सिन को उठा करके हमने प्लांट के अंदर डाल दिया। अब जो जीन है प्रेजेंट हमारे कॉटन के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारा कॉटन था। तो हुआ क्या, ये जो इंसेक्ट है जब इस इंसेक्ट ने क्या किया, जा करके किसको खाया, जा करके जब इसने मैं वापस से सेम कलर, जा करके इस कॉटन को ईट किया, खाया, तो हुआ क्या, बेसिकली कॉटन, बेसिकली ये हमारे पास क्या था, इंसेक्ट था। इंसेक्ट के गट में जा करके ये जो टॉक्सिन था ना, ये वाला बीटी टॉक्सिन, ये जो रहता है फट से एक्टिव हो जाता है। कहाँ जाके, गट में जा करके। क्यों हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम मिलता था। अल्कलाइन मीडियम मिलने की वजह से गर्ट में जाकर के एक्टिव हो जाता था। उसके बाद गर्ट में जाने के बाद जो इंसेक्ट रहती थी, इंसेक्ट के एपिथीलियम में जाके पोर्स पैदा कर देता था, परफोरेशन कर देता था, एंड एट लास्ट जो रहती थी इंसेक्ट मर जाती थी, लास्ट डेथ। तुमको मैं पूरा समझा देती हूँ एक बार में। होता क्या था,
हमने क्या किया, बेसिकली कॉटन प्लांट में क्या होता था ना, इंसेक्ट हमला करते थे और हमला करने के बाद कॉटन के प्लांट को ख़राब कर देते थे। तो हमने क्या किया, हमने एक बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया देखा जिसके अंदर बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट है। ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये बैक्टीरिया thuringiensis है, इसके अंदर पे बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट है। इस बीटी टॉक्सिन जो रहता है अगर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे ही ये क्या करवाता है, अब देखो बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, अब इसी बीटी टॉक्सिन जीन को हमने ला करके कॉटन के प्लांट में डाल दिया। जैसे ही हमने इसको कॉटन के प्लांट्स में डाला, अब जब इस इंसेक्ट ने कॉटन के प्लांट को खाने की कोशिश की तो अब जो बीटी टॉक्सिन है ये इसके गट में आ जाता है। जैसे ही इसके गट में आता है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। अब ये इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, क्यों होता है कोई पूछे तो तुम बताओगे, क्योंकि बैक्टीरिया इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन मीडियम मिलता है ना, अल्कलाइन मीडियम की वजह से जो हमारा बीटी टॉक्सिन था वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, यानी प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन हो जाता है। ठीक है, एट लास्ट एपिथीलियम जो रहती है इसमें पोर्स आ जाते हैं, परफोरेशन हो जाता है एंड इंसेक्ट जो रहता है वो मर जाता है। ये हमारी कहानी रही प्योर बीटी टॉक्सिन की। ठीक है, अब आ जाओ इरेज कर लेते हैं और आसानी से वापस से सब कुछ पढ़ते हैं। चलो आ जाओ। ऐसे ही काफ़ी सारे हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, इसी तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं एंड वो अलग अलग इंसेक्ट को मारते हैं। ठीक है, आओ देख लेते हैं सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में बात करें तो दैट यू विल स्टडी इन डिटेल, पढ़ोगे। बीटी टॉक्सिन जो रहता है एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बीटी टॉक्सिन जो रहता है क्लोन कर लेता है बैक्टीरिया के अंदर ही। ठीक है, प्रोसीड इन अ प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट, बिना किसी नीड इंसेक्टिसाइड्स के, नो इफेक्ट टू क्रिएट अ बायोपेस्टिसाइड। एग्जांपल में ले लो, बीटी कॉटन बनाते हैं, बीटी कॉर्न बनाते हैं, राइस बनाते हैं, टोमेटो को बनाते हैं, पोटैटो को बनाते हैं, सोयाबीन को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बीटी कॉटन बेसिकली कैसे काम करता है वो देखो, कुछ स्ट्रेन होते हैं बैसिलस thuringiensis के जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसेक्ट को मारते हैं। एग्जाम्पल्स में ले लो लेपिडोप्टेरन जिसको टोबैको बर्डवर्म को मारता है, कोलेप्टोरेंस जिसमें कि बीटल्स को मारा जाता है, डिप्टेरेंस जिसमें फ्लाइज या फिर मॉस्किटो को मारा जाता है। बीटी thuringiensis जो रहता है प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है जो काफ़ी टॉक्सिन होते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन ये टॉक्सिन बैसिलस को क्यों नहीं मारता, इसका रीज़न ये है कि बैसिलस के अंदर पे ये इनएक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट खाता है उसके गट में जाकर के एक्टिव से इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये टॉक्सिक इसीलिए एक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पे अल्कलाइन पीएच मिलता है, जा करके इसके मिड गट के एपिथेलियम में पोर्स पैदा कर देता है। स्वेलिंग की वजह से, लाइसिस की वजह से क्या होता है, इवेंचुअली डेथ हो जाती है उस इंसेक्ट की। ये चीज़ तुमने पढ़ लिया है। अब देखो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है बीटी टॉक्सिन के। बेसिकली अगर हम बात करें तो बीटी टॉक्सिन जीन को आइसोलेट किया जाता है बैसिलस thuringiensis से, और सेवरल क्रॉप प्लांट जैसे कि कॉटन में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ऐसे ही बेसिकली जो टॉक्सिन इंकोड रहता है, जो जीन से इंकोड किया जाता है वो होता है क्राई जीन। अगर हम बात करें बीटी कॉटन में जो डाला जाता है उस जीन का नाम है क्राई 1AC। ठीक है, एंड बॉल वर्म्स को, जो कॉटन बॉल वर्म्स में जो अगर मारना है तो क्राई 1AC एंड क्राई 2AC का यूज़ करते हैं, एंड कॉर्न बोरर को मारना है तो क्राई 1AB का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ में से क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि देख लो ये हमारे पास ख़राब वाला हमारे पास कॉटन है, हमारे पास ये कौन सा है, ख़राब वाला कॉटन है जिसको किसने खा लिया था, बॉलवर्म ने खा लिया था। किसको खा लिया था, बॉलवर्म ने खा लिया था। एंड ये हमारा बी वाला जो रहता है अच्छा वाला कॉटन है, देख रहे हो किस तरीके से फुल्ली मैच्योर हो गए। तो ये डिस्ट्रॉय बाय द बॉलवर्म एंड ये मैच्योर प्लांट है कॉटन बॉल का। ठीक है, ये चीज़ तुमने देख ली। अब देखते हैं किस तरीके से प्लांट एक पेस्ट रेजिस्टेंस बन सकता है जिसके थ्रू अब प्लांट को कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, आओ देखते हैं। इसी तरीके से ये देखो, जैसा कि मैंने तुमको वो समझाया था सेम तरीके से मैं ये समझाने वाली हूँ। होता क्या है देखो, काफ़ी सारे सेवरल निमेटोड्स का मतलब राउंड वर्म हो गए एंड राउंड वर्म हो गए, फ्लैट वर्म्स हो गए, इन्हीं को निमेटोड्स कहते हैं। तो काफ़ी सारे निमेटोड्स होते हैं। निमेटोड पैरासाइट समझ रहे हो ना। वाइडली वैरायटी ऑफ अ प्लांट एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स क्या करवाते हैं, काफ़ी सारे निमेटोड पैरासाइट जो रहते हैं
प्रॉब्लम करते हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। निमेटोड में एक ऐसा निमेटोड है जिसका नाम है मेलोइडीन इग्नोग्निशिया, याद कर लेना, मेलोइडीन इग्नोसिया, जो क्या करता है, टोबैको प्लांट के रूट में इन्फेक्शन करता है, टोबैको प्लांट के रूट में इन्फेक्शन करता है और उसके प्रोडक्शन को काफ़ी कम कर देता है, यील्डिंग को काफ़ी कम कर देता है। तो इस नोबल हमने क्या किया, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें इसमें हमने क्या किया, आरएनए इंटरफेरेंस किया। बेसिकली देखो काम कैसे करता है वो चीज़ देखो। यहाँ हमारे पास मान लो कि एक मेलोइडीन इग्नोग्निटा का एक जीन है, ठीक है। होता क्या है, ये अपना डीएनए हमारे प्लांट के डीएनए में ट्रांसफ़र कर देता है, ये अपना डीएनए हमारे प्लांट के डीएनए में ऐसा ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो हमारे प्लांट में डीएनए, टोबैको मोसैक प्लांट में, टोबैको के प्लांट में डीएनए आ गया। अब ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करता है, बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है। प्लांट में बेसिकली ऐसा होता है एंड इससे क्या होता है, प्रोटीन्स बन के रेडी हो जाते हैं, ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन, ये डीएनए। तो इसी तरीके से उस डीएनए में ही प्रॉब्लम है, तो प्रोटीन जो बनेगा ये भी इन्फेक्ट करता है इंसेक्ट को, सॉरी प्लांट को, हाँ इन्फेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है, प्लांट के रूट में इन्फेक्शन फैला देता है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, बेसिकली हम कुछ देखो, तुमको पता ही है कि अगर तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े होगे कि डीएनए बनता है, डीएनए से हमारा एमआरएनए बनता है, उसके बाद एमआरएनए से फर्दर हमारी प्रोटीन बनती है, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा पढ़ा होगा। तो अगर हम क्या करें, हमें प्रोटीन नहीं बनने देना है, तो सबसे पहले एमआरएनए ही नहीं बनने देंगे, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है जहाँ पे हम इस एमआरएनए को ही बनने नहीं देंगे, हम इस एमआरएनए को बनने नहीं देंगे तो ये प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा। तो किसी तरीके से हम क्या करना है, आरएनए इंटरफेरेंस करना है कि आरएनए को बनने ही नहीं देना है, हमें इसी आरएनए को बनने ही नहीं देना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले आओ इरेज करते हैं। हमारे पास ये हमारा डीएनए है, मतलब सॉरी, हमारे पास ये जो डीएनए प्रेजेंट है, मान लो कि ये हमारा हम एमआई से डिनोट करेंगे, मैलिग्नेंट इनकॉग्निटो का डीएनए। इस मैलिग्नेंट इनकॉग्निशिया का डीएनए हमने प्लांट के डीएनए में ट्रांसफ़र कराया। अब प्लांट का डीएनए बेसिकली क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो हमने इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग किया, एंड हमने बाहर से अलग से क्या किया, एक हमारा यूकैरियोटिक, क्या लिखा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में से क्या किया, हमने क्या किया, एक बेसिकली देखो इसका अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, तो हमारे अगर बात करें यहाँ पे हमारे आरएनए की बात, सॉरी हम यहाँ पे डीएनए की बात करें, तो ये डीएनए क्या है हमारे पास, यूकैरियोटिक का डीएनए है, ठीक है। अब ये क्या फॉर्मेशन करेगा, अलग अलग एमआरएनए बनाएगा, siRNA भी बनाएगा, साथ में hRNA बनाएगा, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे ये आरएनए बनाने वाला है। तो इन्हीं में से हम एक स्ट्रैंड यहाँ से लेते हैं, एक स्ट्रैंड यहाँ से लेते हैं, इन दोनों को ही हम दोनों जगह पे फिट कर देते हैं। तो अब तो हमारे पास क्या होता है, ये अलग अलग डीएनए आ चुका है। तो आगे फर्दर क्या होता है, हमारा प्रोटीन जो रहता है, जो प्रोटीन हार्मफुल पहुंचाता है, ये जो प्रोटीन रहता है ये बन ही नहीं पाता। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरफेयर करा सकते हैं, एंड इसी जो हमारा बन चुका है, इसी हम एमआरएनए को क्या करवाते हैं, प्लांट में ट्रांसफ़र करा देते हैं। बेसिकली इसको हम करने के बाद एग्रोबैक्टीरियम से, नहीं कलर चेंज करते हैं, ओके, एग्रोबैक्टीरियम लेकर के आते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम तुमको पता है वेक्टर की तरह काम करता है, तुमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, वेक्टर डीएनए की तरह काम करता है। तो इसका यूज़ हम करते हैं प्लांट में किसी चीज़ को फैलाने के लिए, प्लांट वेक्टर में यूज़ करते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम प्लांट में यूज़ किया जाता है, एंड एनिमल्स में रेट्रोवायरस। तो हमने प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू हमने प्लांट में क्या किया, इसी डीएनए को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा प्लांट है, हमने क्या किया, ये हमारा डीएनए हो गया, ये उसका डीएनए हो गया, एंड हमने इसी एमआरएनए को ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये वापस से प्रोटीन बनने का सोचेगा भी नहीं।
तो इस तरीके से हमने आरएनए में कुछ ऐसा इंटरफेरेंस कर दिया जिसके बाद आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। ये प्रोसेस समझ में आ गया? आओ देखते हैं होता क्या है। बेसिकली RNA इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस की तरह यूज़ किया जाता है। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA भी इसका नाम ले सकते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड DNA लेते हैं यूकैरियोटिक सेल से और उसको बाइंड करवा देते हैं हमारे DNA के साथ, इस निमेटोड के DNA के साथ, एंड वापस से उसमें mRNA बनवा देते हैं। अब सोर्स जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA हमने लिया है बेसिकली उसको क्या करते हैं, किसी भी ये सोर्स तुम देख लो कि कहाँ से हम लेते हैं, ठीक है। अब एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू क्या करते हैं, निमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं होस्ट प्लांट में। अब ये इंट्रोडक्शन जब DNA का होता है उसके अंदर पे, तो इट प्रोड्यूस सेंस और एंटी सेंस RNA दोनों ही क्या करवाता है, ये प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। कुछ सेंस DNA होते हैं, कुछ एंटी सेंस DNA होते हैं, ठीक है। तो इसको जब हमने क्या किया, तो क्या किया हमारा बेसिकली मैलिग्नो इकोग्निटो के में जब हमने इसमें ट्रांसफ़र कराया निमेटोड के अंदर, हमने इसको निमेटोड के अंदर ट्रांसफ़र कराया ना गाइस, इन द होस्ट सेल these two RNA being complementary to each other formed by double stranded DNA and initiate RNA interference silencing of specific mRNA of the nematode। अब निमेटोड के अंदर क्या होगा, कोई भी कैसा निमेटोड के अंदर बेसिकली हमें फैलाना था, मैं फालतू में प्लांट के अंदर, तो ये हमारा निमेटोड हो गया, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंस वॉज पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट, ठीक है। एक्सप्रेसिंग जब हमने क्या किया RNA इंटरफेरेंस कर दिया तो वापस से जो ट्रांसजेनिक होस्ट, अब ये ट्रांसजेनिक होस्ट बन गया ना, क्योंकि हमने इसमें अपना DNA ट्रांसफ़र कर दिया। तुमको पता है ट्रांसजेनिक जो होस्ट क्या होता है, बेसिकली हम जब इसमें इसके जीन में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो इसको हम ट्रांसजेनिक होस्ट कहते हैं। तो यही मैंने छेड़छाड़ कर दिया, ये ट्रांसजेनिक जो होस्ट बन चुका है। अब ये जब एक्सप्रेस करता है इंटरफेयरिंग DNA RNA में तो अब ये सर्वाइव नहीं कर सकता। ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। अब जब हमारा जो हमारा टोबैको का हमारा वो है प्लांट है, अब ये क्या करता है, इस पैरासाइट से बच जाता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, देखो इसके में ये देखो डिजीज़ कर रहा है जिस तरीके से देख रहे हो, और ये इसमें डिजीज़ नहीं कर रहा है, तो देखो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। तो होस्ट प्लांट जनरेट dsDNA ट्रिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द निमेटोड इन्फेक्शन। रूट फॉर टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट 5 day आफ्टर डिलीवर्ड निमेटोड बट प्रोटेक्टेड आफ्टर नोवल मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो और देखते हैं बायोटेक का मेडिकल्स में कैसे हम यूज़ करते हैं, मेडिकल्स में कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस टू इम्पैक्ट इन एरिया ऑफ हेल्थ केयर। बिल्कुल हेल्थ केयर में काफ़ी यूज़फुल होता है। इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपी, ड्रग्स का यूज़ भी किया जाता है, ड्रग्स भी बनाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट थेरेपी डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल इन रिस्पॉन्स एज इन कॉमन इन द केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स। एट प्रेजेंट हमारे पास लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापिस्ट्स हैं जिसमें से 12 इंडिया में बेचे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसुलिन का फॉर्मेशन किए थे। बेसिकली देखो होता क्या है, अब देखो अब चलो इसके बाद पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो मैंने छोड़ा था, ये वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं, काफ़ी इजी है। पहले देखो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक हाईलाइट ही कर लेते हैं। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, failed to keep pace with demand and to provide sufficient fast and efficient system to crop improvement। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक मतलब बेसिकली ये हमारे क्या करवा पाती नहीं थी, हमारे डिमांड को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाती थी एंड सफिशियंटली किसी भी लार्ज अमाउंट में प्लांट का प्रोडक्शन नहीं करा पाती थी, ठीक है। तो ये नहीं करा पाती थी, एक सेकेंड,
ओके, नहीं करा पाती थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एनदर क्या किया था, एनदर स्टेप लिया था, एनदर टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। बेसिकली देखो टिश्यू कल्चर होता क्या है, व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन। देखो टिश्यू कल्चर में बेसिकली सबसे पहले ये देखो, साइंटिस्ट ने इनको 1915 में ही तैयार किया था। होता क्या है, हम टिश्यू कल्चर में बोलते हैं कि होल प्लांट, पूरे प्लांट को हम एक्स प्लांट यानी कि एक पुराने, मान लो ये हमारा पुराना प्लांट है, इस प्लांट के किसी पार्ट को लेकर के हम पूरा पार्ट तैयार कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे, ग्रीन कलर से मान लो हमने एक पेड़ बना दिया, इस पेड़ की हमने एक पत्ती ले ली, अब इस पत्ती से हमने क्या किया, पूरा पेड़ वापस से तैयार करा दिया। तो इसका मतलब हम, ये हमारे लिए कैसा रहेगा, एक्स प्लांट रहेगा, ये पार्ट रहेगा किसी भी एक प्लांट, इसी एक्स प्लांट का लीफ, एंड ये जो नया प्लांट बन गया। तो यही बोल रहा है, एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट, ग्रो कराते हैं टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में हमने ग्रो कराया, टेस्ट ट्यूब में हमने ग्रो कराया। उसके बाद क्या किया हमने, स्टेरॉइल कंडीशन में रखा कि बाहर से कोई भी चीज़ अंदर ना घुस पाए, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मीडिया में रखा। अब क्या किया, उसी से क्या होता है, पूरा एक टोटल नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसी जो मतलब पुराने पूरे पार्ट से नया एक प्लांट के बनने को ही हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, क्या लिखा है, दिस कैपेसिटी टू रीजनरेट ऑफ अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या फिर एक्स प्लांट से, समझ गए। ठीक है, अब ये देखो बेसिकली अगर हमें स्टेरॉइल कंडीशन देना है, तो अगर नया प्लांट बनाना है तो ऑफ कोर्स हमें सोर्स के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें या फिर न्यूट्रिटिव मीडिया उस तरीके से फैलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा हमें, कार्बन सोर्स देना पड़ेगा, सुक्रोज देना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट देना पड़ेगा, विटामिन देना पड़ेगा, अमाइनो एसिड देना पड़ेगा, एंड ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ये सब भी तो देना पड़ेगा। बाई एप्लीकेंट ऑफ दिस मेथड इज़ अ पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन, लार्ज नंबर में हम प्लांट को काफ़ी कम टाइम में प्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, दिस मेथड्स ऑफ अ प्रोडक्शन थाउजेंड ऑफ अ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, हम उसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। मतलब इस तरीके से जो भी हम प्लांट का प्रोडक्शन कराते हैं उसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। हर एक प्लांट जो रहता है एक दूसरे के जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, अपने ओरिजिन प्लांट से जो ग्रो होता है, इसी चीज़ को हम सोमा क्लोन कहते हैं, सोमा क्लोन कहते हैं। जो बेसिकली ये जो प्लांट होता है, कहना यही चाह रहा है कि ये जो प्लांट होता है होली बिल्कुल इसके क्लोन रहता है, क्लोन रहता है यानी कि बिल्कुल बराबर रहता है। ठीक है, सेम टू सेम, इसीलिए हम इसको सोमा क्लोन कहते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट जैसे टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा को कॉमर्शियल स्केल में इसी मेथड से हम बनाते हैं। अब अनदर जो इम्पॉर्टेंट हमारा एप्लीकेंट या फिर मेथड आ जाता है वो होता है मेरिस्मेटिक से। हम क्या करते हैं बेसिकली, मान लो कि एक डिजीज़्ड, अब यहीं पे हम एक चीज़ और बनाएंगे, मान लो ये हमारे प्लांट है लेकिन ये डिजीज़्ड प्लांट है, डिजीज़्ड प्लांट, इस डिजीज़ प्लांट से हमें एक हेल्दी प्लांट बनाना है, हेल्दी प्लांट बनाना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे वही देखना है। बेसिकली देखो, एक पूरा प्लांट कभी भी, पूरा प्लांट कभी भी मतलब एक डिजीज़ नहीं हो सकता। उसमें एक पार्ट होता है जिसका नाम है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम हमेशा अनइन्फेक्टेड रहता है वायरस से। ठीक है, बेसिकली मेरिस्टेम में एपिकल लेयर, एक्सिलरी आता है, ये फ्री होता है किसी भी वायरस से, फ्री होता है किसी भी वायरस से। तो हम क्या करते हैं, इसी प्लांट के मेरिस्टेम को निकालते हैं, मेरिस्टेम्स को निकालते हैं, और मेरिस्टेम से हम वापस से क्या करवाते हैं, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या लिखा है नीचे, मेरिस्टेम को ग्रो करवाते हैं इन विट्रो में और ऑब्टेन्ड फ्री प्लांट्स आए। अब उसके बाद जो वायरस फ्री प्लांट को ग्रो करा देते हैं, इससे बनाना आ चुका है, शुगर कैन आ चुका है, पोटैटो आ चुका है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल थर्ड, देखो पहला जो था हमारा टोटीपोटेंसी वाला हमारा पहला था। ठीक है, हमारे पास सोमा क्लोन हमारे पास मेरिस्टेम वाला प्रोसेस दूसरा था, एंड तीसरा प्रोसेस हमारा ये आ जाता है जिसमें कि हम सोमैटिक हाइब्रिड लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक सेल में क्या होता है,
एक सेल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, एंड बाहर से क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो जब हम किसी भी सेल का सेल वॉल निकाल देते हैं तो सेल मतलब कि अब बिना सेल वॉल के जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर तो ऑफ कोर्स प्रोटोप्लाज्म होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, सेल विदाउट साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन जो रहता है, मैं साइटोप्लाज्म गलती से बोल दी, डोंट बी माइंड गाइस, मुंह ही है तो कभी भी गलती हो सकती है। ये जो हमारे पास है बाहर सेल वॉल है, अंदर हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, बाहर सेल वॉल है। जब हम सेल मेम्ब्रेन को ही हटा देते हैं तो उसके बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट। तो हुआ क्या, हमने एक प्लांट लिया जिसके बाहर की सेल मेम्ब्रेन हटा दी, हमारे पास सेल बचा। सेकेंड प्लांट लिया, सेम चीज़ किया, बाहर की सेल हटा दी, उसके सेल मेम्ब्रेन हटा दी, अंदर का पूरा पार्ट बचा। ये पहला प्लांट, ये दूसरा प्लांट, इन दोनों को हमने क्या किया, एक ही में ग्रो कराया, उन दोनों की हाइब्रिड बनी। इस हाइब्रिड को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड बनाई हमने, एंड हाइब्रिड बनाने के बाद इससे हमने एक पूरा प्लांट ग्रो करा दिया। आज इसको पढ़ लेते हैं एक बार क्या, जब नहीं समझ में आएगा तब तक पढ़ेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सिंगल सेल को आइसोलेट किया किसी भी प्लांट से। बेसिकली ये सेल ही है, सिंगल सेल है, पहली सेल एंड दूसरी सेल। आफ्टर डाइजेस्टिंग इसको सेल वॉल को हमने डाइजेस्ट किया, अब उसमें क्या बचा, सराउंडेड बाय, देखो मैं पहले ही से बोल रही थी क्या, मेरे पास सेल वॉल हमने डैमेज कर दिया, हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचती है, तो हम यहाँ पे पीएम लिखते हैं। सेल विदाउट सेल वॉल, मैंने सही बताया था, सेल विदाउट सेल वॉल हम उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सिर्फ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। हमने एक सेल से दो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट से हमने क्या लिया, प्रोटोप्लाज्म को किया, उसमें ईच हैविंग अ डिज़ायर कैरेक्टर। इसके पास भी जो हमारे पास जीन दिख रहे हैं ये हमारे काम वाले जीन है, इसके पास भी जो जीन दिख रहे हैं ये मेरे काम वाले जीन है। दोनों को हमने हाइब्रिड करा दिया, हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म बना दिया। उसके बाद उन दोनों का, इस हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म को सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, बेसिकली अगर एग्जांपल के रूप में ले तो हमने एक प्लांट में टोमेटो लिया था, दूसरा पोटैटो लिया था, हम दोनों को मिला के पोमैटो बन जाता है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली जो प्लांट बनता है काफ़ी हमें जो कैरेक्टर उसमें हमें जो हमारा कैरेक्टर दिखता है जो हमें चाहिए था, कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन का नहीं होता, इसीलिए हम उसको फेंक देते हैं। उसके बाद मांगने मत चले जाना कि भैया मुझे टोमेटो दे दो, मार के भगा देंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आओ देखते हैं इंसुलिन। तुमको पता है कि बेसिकली डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, मतलब कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या लिख क्या रही हूँ, ये कुछ समझ में आ रहा है, ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ कहते हैं। बेसिकली ग्लूकोज लेवल को सही करने के लिए पैंक्रियाज हमारे एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है इंसुलिन, सबको पता है। डायबिटीज़ हमारा दो टाइप का होता है, डायबिटीज़ पहला, डायबिटीज़ दूसरा। जो पहला डायबिटीज़ होता है वो वैसा डायबिटीज़ होता है जिसमें कि हमारी बॉडी जो रहती है सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती, तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन उसको प्रोवाइड करते हैं। दूसरे केस में ऐसा होता है कि हमारी पैंक्रियाज रहती है इंसुलिन रिलीज़ तो करती है, प्रोड्यूस तो करती है, लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में रिलीज़ करती है। तो उसमें उन केस में भी हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इंसुलिन की गोली देनी पड़ती है। ठीक है, ये होता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली देखो काफ़ी सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, हर घर में हैं, तो हमें इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि इंसुलिन को हम किसी भी एनिमल्स वगैरह से निकाल लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये फंस जाता था, जब हम इंसुलिन निकालते थे तो उसका एलर्जी रहता है वो काफ़ी देखने को मिलता था। जब भी किसी भी ह्यूमन में अगर हम इंसुलिन वो वाला डालते हैं जो हमने किसी भी गाय से, भैंस से या पिग वगैरह से निकाला है, तो उसका इंसुलिन जो रहता है हमारे में काफ़ी रिएक्ट कर देता था, एलर्जी हो जाती थी।
ठीक है। तो उसी को सही करने के लिए हम जेनेटिकली हम क्या करवाते हैं, एक इंसुलिन बनाते हैं, इसका नाम है ह्यूमुलिन। हीमोलिन का मतलब समझ रहे हो, ह्यूमन से बना हुआ इंसुलिन। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट द रेगुलर टाइम इंटरवल। अगर डायबिटीज़ हुआ है तो इंसुलिन को हमें डेली लेना पड़ेगा। What would a diabetes patient do if enough human insulin was not available? लेकिन बाई चांस मान लो कि इंसुलिन की ज़रूरत है डायबिटीज़ पेशेंट को, लेकिन हमारे पास इनफ नंबर में या इनफ काउंट में डायबिटीज़ के पेशेंट को देने के लिए इंसुलिन है ही नहीं, तब क्या होगा? इफ़ यू डिस्कस दिस, अगर आप डिस्कस करते हो ये, वुड यू रियलाइज़ कि हमें आइसोलेट करना पड़ेगा इंसुलिन को किसी अदर एनिमल से। तो द इंसुलिन अगर हम किसी एनिमल से लेते भी हैं तो क्या यह उतना ही इफ़ेक्टिव होता है जितना एक ह्यूमन बॉडी से खुद से लिया जाता है। ठीक है। और हमारी ह्यूमन बॉडी क्या रिस्पॉन्स में हमारा कुछ नहीं करती है? ऑफ कोर्स करती है। लेकिन इमेजिन करो कि हम क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया से ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन को कैरी कर लेते हैं और एक ह्यूमन इंसुलिन बना लेते हैं। सडनली होल प्रोसेस जो रहता है काफ़ी सिंपल हो जाता है। लेकिन लार्ज क्वांटिटी में बनाना इतना भी सिंपल नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया इतने ज़्यादा है ना, तो हम बैक्टीरिया से आसानी से लार्ज क्वांटिटी में इंसुलिन बना सकते हैं, एंड जितनी हमें ज़रूरत है उतने इंसुलिन को हम बैक्टीरिया से निकाल भी सकते हैं। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन आर ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटीज़ पीपल और नॉट। बिल्कुल ले सकते हैं, ओरली भी लिया जाता है ना हमारा उसके थ्रू भी, इंजेक्शन के थ्रू भी। इंसुलिन को बेसिकली पहले के टाइम पे, अर्लियर टाइम पे ऐसा होता था कि उसको किसी भी पिग से या कैटल के पैंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करके दे दिया जाता था। लेकिन इंसुलिन को हमने एनिमल सोर्स से लिया है तो जो हमारा किसी भी कोई बॉडी होती थी हमारी, उससे एलर्जी उसको हो जाती थी और टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को मिलता था फॉरेन प्रोटीन के अंदर आने से। मान लो कि हमने क्या लिया, एक पिग लिया, पिग से हमने उसके पैंक्रियाज से क्या किया था, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था इंसुलिन। हमने इस इंसुलिन को अपने ह्यूमन के बॉडी में डाल दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, काफ़ी एलर्जी देखने को मिला। एलर्जी क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम देखता है कि जो आया है जो हमारा ये एक फॉरेन है, फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन प्रोटीन कोई अंदर से आई है, फॉरेन मटेरियल के थ्रू अंदर आया है, तो बिल्कुल क्यों नहीं हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। अब बेसिकली सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें खुद से इंसुलिन बनाना पड़ेगा जो हार्मफुल भी ना हो और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट भी कर ले। तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले हम समझेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझोगे कि नहीं? मान लो कोई चीज़ तुम लोग बना रहे हो तो सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को तो देखोगे ना कैसा है वो। तो इंसुलिन बेसिकली 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। पहला शॉर्ट चेन ए होता है, दूसरा हमारा चेन बी होता है। ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। दोनों एक दूसरे से हेल्प होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, जैसा कि तुम ये देख रहे हो। ये हमारे पास क्या है, चेन ए है ब्लू वाला, ग्रीन वाला जो हमारे पास है चेन बी है, एंड जो ये वाला है हमारे पास सी है। एंड चेन ए एंड बी जो रहता है एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो। मैमल्स में आप देखते हो, ह्यूमन में भी इंसुलिन जो रहता है सबसे पहले प्रो हार्मोन प्रेजेंट होता है, प्रो एंजाइम, प्रो हार्मोन ऑल्सो नीडेड टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर फंक्शनल। तो होता क्या है, बेसिकली पहले जो हमारे पास ये प्रेजेंट रहता है, ये जो प्रेजेंट है जिसमें सी वाला भी प्रेजेंट है, इसको हम प्रो इंसुलिन कहते हैं, प्रो इंसुलिन कहते हैं। लेकिन जब सी वाले चेन को हटा देते हैं तो अब इसको हम नॉर्मल इंसुलिन का नाम दे देते हैं। ठीक है। यही लिखा हुआ है कि अगर उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो वो नॉर्मल पी बन जाता है। दिस इज सी पेप्टाइड और नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर। वही बोला है कि मेच्योर टाइम पे जो सी पेप्टाइड होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है।
removed during the maturation into the insulin. The main challenge of production of insulin using a rDNA technology are getting insulin assembled with mature. एक कंपनी है जिसका नाम है एली लिली. 1983 में एक अमेरिका कंपनी आई थी जिन्होंने DNA सीक्वेंस के थ्रू क्या किया था, करस्पॉन्ड AB लिया था चेन ऑफ अ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड. इशर्शिया कोलाई के प्लाज्मिड में इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया था. वहाँ से इन्होंने क्या बनाया था, चेन ए चेन बी बनाया था. ठीक है, और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर करके दोनों को कंबाइन करा करके डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ करके एक ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमलिन बना दिया था. अब तुम ये सोच रहोगे दीदी तो फटाफट से बता दी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया. अरे नहीं भैया, दीदी ऐसे थोड़ी बताएगी. दीदी जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हें छोड़ेगी ही नहीं. तो हमने क्या क्या बेसिकली डीएनए, एक बार हमारे इंसुलिन का स्ट्रक्चर देख लो. ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का वो क्या है, चेन ए है. जो ग्रे कलर का दिख रहा है वो चेन सी है. एंड ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये चेन बी है. चेन ए और चेन बी जो रहता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना हुआ है. 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है. एंड चेन जो ए है वो एक सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलके बना हुआ है. ठीक है, ये देख लिया. इस पूरे प्रोसेस को हम प्रो इंसुलिन कहते हैं. पूरे प्रोसेस को नहीं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्रो इंसुलिन कहते हैं. अब जब मैचुरेशन होता है तो जो सी पेप्टाइड होता है या सी जो हमारे पास चेन होता है वो अलग में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, अब क्या बचा, सिर्फ ए और बी बनता है. इसी को हम कहते हैं इंसुलिन. उसी तरीके से ये जुड़ा होता है ए वाला एक सिंगुलर डाइस सल्फाइड चेन से, और ए बी जो रहता है 2 सल्फाइड डाइसल्फाइड चेन से जुड़े होते हैं. इसको फुल्ली मिला करके हम इंसुलिन कहते हैं. अब इसको बनाने के लिए बेसिकली हमने किया क्या, एक कंपनी आई थी 1983 में, एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी. इसने ऐसा काम किया कि इसने पहले तो इशर्शिया कोलाई लिया. हमने क्या किया, एक जीन लिया जो कि क्या करती थी, चेन ई और चेन बी बनाती थी. मान लो ये चेन हमने एक ए बनाने वाली चेन को ले लिया एंड दूसरा डीएनए हमारा बी बनाता है. ठीक है, तो ये ए बनाने वाली है एंड ये बी बनाने वाली जीन है. ये दोनों क्या है, जीन है. इन दोनों जीन को हमने प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करा दिया. कलर एक का चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं. ठीक है, इन दोनों जीन को हमने प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करा दिया. किसका प्लाज्मिड था ये, इशर्शिया कोलाई का. अलग अलग हमने इशर्शिया कोलाई में इन दोनों जीन को अलग अलग प्रोड्यूस करा दिया. इन जीन को प्रोड्यूस कराया प्लाज्मिड में घुसने के बाद. एंड सेम इन्हीं के तरीके का इनमें एक चेन बन गया हमारे पास, एक चेन जो बन गया हमारे पास ए चेन, एंड दूसरे साइड पे हमारे पास बन गया इशर्शिया कोलाई में बी चेन. एंड जो दूसरा बना था ये था ए चेन. अब हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया बाहर. एंड लेबोरेटरी में हमने क्या किया, एक डाइसल्फाइड, हमने हमारे पास दोनों ही चेन मिल गए थे. हमने एक ये चेन ले लिया, हमने यहाँ पे ब्लू चेन ले लिया, मतलब बी चेन ले लिया. इन दोनों को हमने 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया. ऐसे करके. एंड हमने ए वाले को एक दूसरे से क्या किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से हमने जोड़ दिया. अब ये जो बन के हमारा रेडी हो गया, ये ह्यूमलिन बन के रेडी हो गया, ह्यूमन इंसुलिन बन के रेडी हो गया. यही कंपनी ने ऐसा काम किया था. बाहर से, अब देखो पूरे प्रोसेस को पढ़ लो. बाहर से इन्होंने ए जीन लेकर के आया था जो ए चेन बनाता है, दूसरा बी चेन बनाता है. इन्होंने प्लाज्मिड के थ्रू बेसिकली इशर्शिया कोलाई में इन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया. ए चेन वाले ने ए डीएनए वाले ने ए चेन बनाया, बी डीएनए वाले ने बी चेन बनाया. दोनों को इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, बाहर लाया, और इनको दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और ह्यूमन इंसुलिन बना दिया.
ये पूरा प्रोसेस हमारा रेडी है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम जीन थेरेपी की, किस तरीके से बायोटेक का यूज़ करके हम जीन थेरेपी में बायोटेक का यूज़ कर सकते हैं। तो आओ पहले इसको इरेज करते हैं। चलो आ जाओ। अगर एक पर्सन को कोई हेरिडिटी डिजीज़ है, हेरिडिटी मतलब कि बचपन से इनहेरिटेंसली कोई डिजीज़ है, मम्मी से बच्चे को मिला है या कोई चीज़, और हमें क्या करना पड़ेगा, उस डिजीज़ को करेक्ट करना है थेरेपी के थ्रू। तो हम बेसिकली जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं, जिसके कलेक्टिवली मेथड होता है कि हम उसके डिफेक्टिव जीन को बेसिकली डायग्नोस करते हैं चाइल्ड एम्ब्रायो में। देखो बेसिकली होता क्या है, अगर हमको उसके डिफेक्टिव जीन को सही करना है तो एम्ब्रायो और चाइल्डहुड के टाइम पे ही बहुत अच्छे तरीके से हम उस जीन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बड़ा हो गया है तो अगर उसके बाद हम अगर चाहें कि उस जीन को सही कर पाए तो काफ़ी मुश्किल है उस जीन को सही करना, या ना के बराबर है। हमें बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं, उस जीन को ही बदलना पड़ेगा। मान लो बोन मैरो तो बोन मैरो को ही बदलना पड़ेगा। हियर अगर हम जीन्स इंसर्ट कर रहे हैं किसी भी पर्सन के सेल में या टिश्यू में, ट्रीट अ डिजीज, अ करेक्शन ऑफ अ डिजीज डिफेक्ट इन्वॉल्व अ डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इंडिविजुअल एम्ब्रायो और फंक्शनल एंड कंपनी बाय नॉन फंक्शनल जीन। पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई थी, तो पहली बार जो क्लिनिकली जीन थेरेपी की गई थी वो 1990 में 4 साल के एक लड़की पे की गई थी, जिसको डेफिशिएंसी थी एडीए की। एडीए का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डी एमिनेस। अडा डेफिशिएंसी थी, इससे याद कर सकते हो, अडा की डेफिशिएंसी थी। ये जो एंजाइम होता है एडिनोसिन डी एमिनेस, वो इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी फंक्शनल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है। तो अब अगर ये डिसऑर्डर हुआ है तो बेसिकली ये डिसऑर्डर इसी वजह से होता है कि जो जीन होता है जो कि एडिनोसिन डी एमिनेस बनाता है, वो जीन डिलीट हो जाता है हमारे क्रोमोसोम के सीक्वेंस से। म्यूटेशन के हेल्प से तुमने पढ़ा था। कुछ बच्चों में, कुछ चिल्ड्रंस में एडीए डेफिशिएंसी को सही किया जा सकता है पहले मेथड से, जिसका नाम है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बेसिकली एंजाइम का रिप्लेसमेंट करते हैं। जो फंक्शनल एडीए होता है हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल बोन मैरो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये जाती है, दूसरा हमारा एंजाइम लिंक्ड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये जो रहते हैं ये पूरा कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होता कि ज़िंदगी एक बार कर लिया तुमने और ज़िंदगी भर तुम ऐसे कर रहे हो। नहीं, पहली स्टेप में जीन थेरेपी करवाई जाती है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि इसको बार बार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है जब भी वो एंजाइम ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो जीन ऐसा तो नहीं है कि लाइफ टाइम तक है। जब भी वो ख़त्म हो जाता है तो हमें बार बार करवाना पड़ता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है। तो तुम बार बार नहीं करा सकते, ठीक है। तो तीसरा हमारा स्टेप होता है, हम क्या करते हैं बेसिकली वो जो मान लो कि ये हमारे पास जिसको डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, तो मान लो एक लड़की है, हमने एक लड़की बनाई, इसके हमने लिम्फोसाइट को निकाल लिया, लिम्फोसाइट्स को, ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करके इसके लिम्फोसाइट में ब्लड ऑफ द पेशेंट से लिम्फोसाइट को निकाल दिया, कल्चर मीडिया पे ग्रो कराया, बाहर बॉडी के फंक्शनल एडीए यानी कि cDNA को हमने रेट्रोवायरस वेक्टर के थ्रू इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये सब्सिक्वेंटली उसको रिटर्न कर दिया पेशेंट को। अभी ये जो सेल्स होती है ये भी इममोर्टियल नहीं है, ऐसा तो नहीं है लाइफ टाइम तक रहेगी, क्योंकि लिम्फोसाइट तुमको पता है उसकी जो लाइफ टाइम होती है ऐसा तो नहीं है काफ़ी कम तक होता है, कुछ महीने कुछ वीक तक ही रहती है। तो पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है कि बार बार क्या करो, जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट को वो चेंज कराते रहे। लेकिन यही बोला जाता है कि अगर इन स्टेप्स को, यही लिखा हुआ है कि अगर तुम इस स्टेप्स को, जीन को आइसोलेट बोन मैरो से अगर तुम क्या करो, परमानेंट आपको क्योर चाहिए, तो परमानेंट क्योर कराने के लिए इसको क्या करवाना पड़ेगा, आपको एम्ब्रायोनिक स्टेज में कराना पड़ेगा। अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में अगर आप ये सब करवाते हो तो परमानेंट ये क्योर बन जाता है। तो लिम्फोसाइट को हमने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने बेसिकली जो एडीए वाला जीन है, ये हमारे लिम्फोसाइट की मान लो कि सेल है, हाँ ठीक है। अब हमारे पास एडीए है, एडीए जो फंक्शनल एडीए है हमने इसके लिम्फोसाइट में कर दिया एंड वापस इसको ट्रांसफ़र कर दिया इसके ही बॉडी में, ठीक है, इस तरीके से।
लेकिन ये परमानेंट वही क्योर नहीं है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कराते हो तो परमानेंट क्योर है। अब मॉलिकुलर डायग्नोस का करते हैं कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिकली डायग्नोसिस करते हैं कोई बीमारी है कि नहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। यू नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिजीज़ का कैसे हो सकता है, पता है बचपन से ही कि अर्ली डायग्नोसिस करा रहे हो, पहले ही आप जाके बता दे रहे हो, थोड़े बहुत भी सिम्टम दिखाई देते हैं तो हमें क्या होता है पैथोफाइजियोलॉजी को इम्पॉर्टेंटली दिखने में डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि कौन सा डिजीज़ हुआ है। तो अर्ली डायग्नोस कराओगे तो डिजीज़ से बच सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम यूज़ करते हैं डायग्नोज में काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे कि सीरम्स को, यूरिन एनालिसिस कराते हैं, लेकिन ये सब बेसिकली डायग्नोज अर्ली होता है, अर्ली डिटेक्ट कर रहे हो तभी हो पाता है। अगर मान लो यूरिन एंड सीरम बेसिकली तभी दिखाई देता है जब बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, तब जाकर के हम इसको डायग्नोज कर पाते हैं। तो अर्ली कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब जाकर के यूज़ करो। तो अगर हमें कोई डिज़ीज़ है कि नहीं इसको पता करने के लिए हम 3 तरीके के मॉलिकुलर डायग्नोस का यूज़ करते हैं। 3 तरीके के, पहला हमारे पास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड तीसरा है एलिजा। ठीक है, कुछ ऐसे टेक्निक है जिनको हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं अर्ली, पहले ही डायग्नोस करने के लिए इन टेक्निक का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अगर प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन, अगर पैथोजन प्रेजेंट है किसी भी सेल में, ठीक है, किसी भी सेल में पैथोजन प्रेजेंट है, वो पैथोजन हो सकता है बैक्टीरिया हो, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर लूँ, हो सकता है वो बैक्टीरिया हो सकता है वो वायरस हो। नॉर्मली अगर हमें सस्पेक्टेड है तो उसी पैथोजन वाले सस्पेक्टेड सेल्स को उसी में सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। दिस टाइम पे जब कॉन्सेंट्रेशन पैथोजन का बहुत ज़्यादा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन तभी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली वही लिखा गया है कि अगर कोई हमारे सेल में कोई प्रॉब्लम है और उसमें तुमको लग रहा है कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया या वायरस का पैथोजन अटैक हुआ है, तो हमें तभी सिम्टम दिखाई देंगे जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। हमें जब अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो हमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं उस डिजीज़ का, लेकिन उसको डिटेक्ट करने के लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। अब ये एक्सप्लेन करना होता है बेसिकली कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो तुमको तो पहले से तुमने पढ़ा ही है, इससे पहले वाले लेक्चर में तुमने देखा ही था किस तरीके से हम क्या कर सकते, सस्पेक्टेड डीएनए को निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालने के बाद उन दोनों में एम्प्लीफिकेशन कराते हैं। बेसिकली 3 तरीके के प्रोसेस है, डीनेचुरेशन करते हैं, बेसिकली इसका टेम्परेचर तुमने देखा ही था 92 से 98 डिग्री सेल्सियस, हम मिनिमम जो रहता है 96। हम इन दोनों डीएनए को अलग कराते हैं, फिर डीएनए प्राइमर का यूज़ करते हैं, इसमें टेम्परेचर की ज़रूरत वही 55 डिग्री तक होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका एक्सटेंशन होता है एनिलीन, इसको एनिलीन कहते हैं, इसको डीनेचुरेशन कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं, एनिलीन कह दिया, फिर हम इसको एक्सटेंशन कह दिया, एक्सट्रैक्शन। तो इसमें हमने ये प्राइमर की हेल्प से दोनों को एक्सट्रैक्ट करा दिया। ठीक है, तो ये साइकिल लगभग 30 साइकिल चलेंगी तो 1 बिलियन कॉपी हमें रेडी हो जाएगी सस्पेक्टेड डीएनए की। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि अभी हमें इसके सेल बहुत सारे दिखाई देने लगे हैं, तो इससे तुम्हें दिखाई दे सकता है। पॉलीमरेज नाउ रूडी यूज टू, हम यहाँ पे HIV, ठीक है, इम्यूनो बेसिकली एड पेशेंट को HIV सस्पेक्टेड सेल है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन अ जीन, कोई जीन में म्यूटेशन हुआ है उसको देखने के लिए। कैंसर पेशेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, PCR का यूज़ किया जाता है। ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को हम यूज़ करके क्या करवा सकते हैं, सस्पेक्टेड, मतलब अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई बीमारी हुई है तो इससे तुम चेक कर सकते हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे, मान लो एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA है, अब उसको हमने टैग कर दिया। ये हमारा एलिजा तुमको पता है क्या होता है, एंजाइम इम्यूनो, ये बेसिकली एंटीबायोटिक रिलेटेड होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तुमको पता है, rDNA तुमने बना दिया, ठीक है, rDNA तुमने बना दिया। ओके, तो ये हमारा पहला तुमने PCR देख लिया, ये तुमने PCR देख लिया। दूसरा तुम देखोगे एंजाइम लिंक्ड वाला, नहीं सॉरी,
एंजाइम लिंक्ड, ये तुम देखोगे, हाँ दूसरा तुम ये देखोगे, तीसरा तुम ये देखोगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला तुमने देख ही लिया है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो पीसीआर तुमने देख ही लिया है। तो और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला देखते हैं। बेसिकली हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए ले लिया, इसको भी और समझाते हैं। ये जो तुम पीसीआर तो तुम समझ गए, अब तुमको इसको समझना है। हमने क्या किया, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ले लिया। ये सिंगल स्टैंडर्ड हमने क्या लिया, एक डीएनए ले लिया। इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव से कलर कर दिया, बेसिकली कलर कर दिया, ठीक है, कलर कर दिया, टैग्ड कर दिया, किससे, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से। और उसको हमने क्या किया, इस डीएनए को हमने जिस भी सेल हमें लगता है कि यहाँ पे ये बीमारी है, उस पोर्शन पे हमने इंसर्ट करा दिया, ठीक है, इंसर्ट करा दिया। तो अगर ये चीज़ हमें चमकती हुई दिखाई दी तो इसका मतलब है, यही दिखा हुआ है कि हमें अगर ये जो क्लोन लिखा है म्यूटेटेड जीन का, अगर वो हमें नहीं दिखाई देता है फोटोग्राफी में, तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रोब है कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेशन। देखो मैं साफ साफ बताती हूँ, एक सेकंड। तो हमने इस डीएनए को क्या किया, हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से क्या किया, एज अ प्रोब जो रहता है, एज अ प्रोब हमने डिटेक्ट करा दिया। अब हम करते क्या है बेसिकली, ये अब इसके बाद ये तो हमने कर दिया, इसके साथ हमने क्या किया, बाहर से ही कॉम्प्लीमेंट्री इसका डीएनए का एक स्ट्रक्चर ले लिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ले लिया, ठीक है। अब हम इस डीएनए को क्या करते हैं, मान लो कि एक सस्पेक्टेड, जो हमें सस्पेक्टेड सेल था जिसमें हमें लग रहा था कि इसमें डिजीज़ ये हो सकता है, उस सस्पेक्टेड सेल के हमने सेल को निकाल करके उसके डीएनए को क्या किया, हमने यहाँ रख दिया। अब हमने इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, जिसमें प्रोब लगा हुआ है, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो हमें ये दिखाई देता है, हमें ये दिखाई नहीं देगा। और अगर ये इससे जुड़ जाता है तो इसका मतलब है यही कि इसको कोई बीमारी नहीं हुई है, ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन अगर ये सस्पेक्टेड सेल होगा तो ऑफकोर्स ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर तो ये होगा ही नहीं। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री इससे बाइंड हो जाएगा तो इसका मतलब ये म्यूटेटेड नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये इससे बाइंड नहीं होगा, ये सस्पेक्टेड सेल है और ये हमारा जो जीन है ये वाला, अगर ये बाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब यही है कि ये कैसा जीन है, म्यूटेटेड जीन है। इससे हम समझ सकते हैं किस तरीके से हम म्यूटेटेड जीन को अनम्यूटेटेड जीन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है एलिजा टेस्ट। ये एक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है। हम क्या करते हैं, मान लो कोई हमारे पास एक बॉडी है, हमें लगता है कि इसमें कोई बीमारी है, इसमें कोई डिजीज़ है। हम इस डिज़ीज़ को कुछ भी डिजीज़ मांग करके सबसे पहले इस बॉडी में चेक करते हैं कि बॉडी में एक छोटा बॉडी में वैक्सीन के थ्रू या कुछ भी मॉलिक्यूल पहले डाल के एक बार चेक करते हैं कि एंटीबॉडी आखिर किसकी बन रही है, एंटीबॉडी है कि नहीं। बेसिकली हम एंटीबॉडी डाल के देखते हैं, अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाती है कि इसके अंदर एंटीबॉडी है तो हम समझ जाते हैं कि कोई तो एंटीजन प्रेजेंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एलिजा जो रहता है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के होता है, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। इन्फेक्शन अगर पैथोजेंस की वजह से हुआ है तो एंटीजन बेसिकली अगर नहीं भी दिख रहा है, तो अगर हम वहाँ पे एंटीबॉडी दिखाई दे रही है अगेंस्ट द पैथोजन, तो हम समझ सकते हैं कि ऑफकोर्स एंटीबॉडी बनाई गई है, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी फालतू में तो नहीं बनाई होगी इसी वजह से, ताकि हमारे बॉडी में कोई एंटीजन होगा उसके रिस्पेक्ट में उसने बनाई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। बेसिकली हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम काफ़ी सारे डीएनए में मैनिपुलेशन करते हैं, तो डायरेक्ट उसको हम ह्यूमन बॉडी में तो नहीं कर सकते। अगर इसको हम डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में करते हैं तो हो सकता है ह्यूमन बॉडी बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाए, ह्यूमन बॉडी जल्दी मर जाए। तो हम डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में ना करके हम एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इसके डीएनए में, एंड डीएनए में मैनिपुलेट करने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना देते हैं। बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल में ट्रांसजेनिक रेट, रैबिट, पिग, सीप, काऊ, फिश एंड काफ़ी अलग अलग टाइप्स के होते हैं।
जिनके डीएनए में हमने मैनिपुलेशन किया है और एक्स्ट्रा जीन को हमने डाला है। ठीक है, ठीक है। मान लो कोई एनिमल है, इसके अंदर इसका खुद का भी जीन है, साथ ही साथ हमने बाहर से फॉरेन जीन में ट्रांसफ़र कराया है। अब ये जो एनिमल है ये नॉर्मल नहीं, ट्रांसजेनिक एनिमल है, ट्रांसजेनिक एनिमल है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, 95% जो एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो माइस होते हैं। ठीक है, अब ये एनिमल्स आखिर बनाए ही क्यों जाते हैं वो देखो, एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो जानो। तो सबसे पहला बेनिफिट है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बेसिकली हम स्टडी में यूज़ करते हैं कि किस तरीके से कोई जीन रेगुलेट होता है। अब नॉर्मल सबसे पहले उस जीन का फंक्शन जानने के लिए किस तरीके से एक बॉडी पे इफेक्ट करता है, अब उसको डायरेक्ट हम ह्यूमन बॉडी पे तो नहीं पढ़ सकते, तो किस तरीके से जीन रेगुलेट होता है, कैसे वो नॉर्मल फंक्शन पे अफेक्ट कराता है बॉडी पे एंड डेवलपमेंट पे, उस जीन के फैक्टर को समझने के लिए ग्रो कैसे करता है, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो हम क्या करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, by introducing gene from other species, formation of these factors study the biological effect and result, information is obtained about the biological role factor in the body। ठीक है, वही चीज़ पढ़ने के लिए। दूसरी है स्टडी ऑफ अ डिजीज़, किसी डिजीज़ के बारे में हमें पढ़ना है तो हम सबसे पहले उस डिजीज़ को क्या करते हैं, एनिमल्स को करवाते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ होती है उस डिजीज़ को कैसे हम सही कर सकते हैं, कैसे डिजीज़ वर्क करती है, कैसे जीन कंट्रीब्यूट करता है डिजीज़ को करने में, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम किसके थ्रू, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। अब किसी एनिमल्स पे तो नहीं कर सकते ना, सॉरी हमारे ह्यूमन पे तो डायरेक्ट ट्राई नहीं कर सकते या डायरेक्ट हम स्टडी तो नहीं कर सकते। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसीलिए डिज़ाइन किए जा सकते हैं ताकि हम कैसे कोई भी जीन कैसे डेवलपमेंट करता है, कैसे डिजीज़ एक बॉडी में कैसे फैलती है, उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो क्या करते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को मॉडल बनाते हैं एज अ ह्यूमंस की तरह ही, ताकि उसमें डिजीज़ हम पढ़ सकें। ठीक है, टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट होते हैं काफ़ी ह्यूमन डिजीज़ को पढ़ने के लिए, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, न्यूमेटोड आर्थराइटिस एंड मोस्टली अल्जाइमर्स। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल प्रोडक्शन। हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं बेसिकली, जैसे इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारा मिल्क बनाते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू भी हम क्या करवाते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जो भी मेडिकल रिक्वायर होते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले किसी भी एनिमल्स को डिजीज़ देते हैं, फिर हम मेडिकल बनाने का ट्राई करते हैं कि कैसे हम इस डिजीज़ को सही कर सकते हैं, कौन सी एंटीबॉडी डाल करके। तो सारी चीज़ें करके हम क्या करवा सकते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मेडिसिन रिक्वायर किसी भी सर्टेन ह्यूमन डिजीज़ हुई है तो उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को क्या करवा सकते हैं, ह्यूमंस के ना चेक करके ट्रांसजेनिक एनिमल्स में चेक करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए एंड विच कोड फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट। वही चीज़ करते हैं कि ह्यूमन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक जीन वगैरह लेते हैं। मान लो एक जीन है हमारे पास जिसका नाम है ह्यूमन, एक जीन है ह्यूमन प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो ट्रीटमेंट करवाता है एम्फीसाइमा के लिए। तो हम क्या करवाते हैं, इसके जीन को क्या करते हैं, किसी भी एनिमल्स के उस जीन में डाल देते हैं। अब बाकी जब ये बार बार म्यूटेट करता है तो सेम जीन को क्या करता है, लेकर के आता है, सेम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इस हिसाब से हमारे पास एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोटीन्स हो जाते हैं। तो ये तुम हाईलाइट कर लो कि हम क्या करते हैं, पोर्शन ऑफ ए डीएनए जो कि हेल्प करता है बनाने में एम्फीसीमा को सही करने के लिए, जिसका नाम है अल्फा-1 याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। एंटीट्रिप्सिन जो एम्फीसेमा को सही करता है, उस जीन को हम डीएनए को किसी भी उस डीएनए के पोर्शन को हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें डालते हैं सबसे पहले, उसके बाद उससे लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए भी एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनी थी जिसका नाम था रोज़ी। ये बेसिकली इसीलिए तैयार की गई थी ताकि जो ह्यूमंस में बेसिकली क्या होता था, एक काफ़ी अल्फ़ा लैक्टा अल्बुमिन नाम का मिल्क बनता था जो बेबीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। तो हमने क्या किया था, इस अल्फ़ा-1 लैक्टोबिन जो रहता है बेसिकली जीन को हमने रोज़ी काऊ में ट्रांसफ़र कर दिया था, उसको ट्रांसजेनिक काऊ बना दिया था। अब वो भी क्या कर सकती थी, पर लीटर 2.5 ग्राम पर लीटर
जो रहता है मिल्क प्रोड्यूस कर सकती थी, ठीक है, और उसमें न्यूट्रिशन भी बिल्कुल माँ के दूध जैसा ही हुआ करता था। वैक्सीन की सेफ्टी, अगर हम कोई वैक्सीन बना रहे हैं तो सबसे पहले हम किस पे चेक करते थे, ह्यूमंस पे ना करके हम क्या करते हैं ट्रांसजेनिक माइस वगैरह पे चेक करते थे ताकि सेफ़ रह पाए। बाकी जैसे कि पोलियो, याद कर लेना, ट्रांसजेनिक माइस पे हमने पोलियो वैक्सीन का टेस्ट करा था ताकि सेफ़ रह पाए। इफ़ सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो चुका था तो अब हम उस पर जा कर के रिप्लेस करके हम उसको ह्यूमंस पे, एंड अब देखो माइस को रिप्लेस करके मंकी का यूज़ भी हम करते हैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए। थर्ड आ जाता है हमारे पास केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, किसी भी केमिकल को बेसिकली टेस्ट करना होता है, किसी भी केमिकल के टॉक्सिसिटी को या उसकी सेफ्टी को टेस्ट करना पड़ता है, तो वही सेम काम करते हैं हम ड्रग्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या करते हैं, उस जीन को हम उसमें डालते हैं, अगर वो टॉक्सिन के रिपोज में अगर वो बेसिकली सही से रिस्पॉन्स करती है तो हम उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स का वही बेसिक रूल करते हैं, हम हमारे ह्यूमन से पहले हम उस पर टेस्ट करवाते हैं। फिर बात आती है एथिकल इशू की। बेसिकली देखो हम काफ़ी सारे जीन में काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। ह्यूमन रेस ऐसा है कि हम कहीं पे भी चले जाते हैं बिना किसी रेगुलेशन के, समझ रहे हो, मतलब कि मैनिपुलेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी उथल पुथल करके इसके जीन को उसमें डाल सकते, उसके जीन को इसमें, बिना किसी रेगुलेशन के तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके कुछ ऑफकोर्स एथिकल स्टैंड्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं, मोरालिटी, ह्यूमन की मोरालिटी होती है, हमारा कुछ दायित्व होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम मारते जा रहे हैं, कई सारे एनिमल्स को मारे जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, नहीं, ऐसा नहीं करते। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फालतू में हार्म नहीं कर सकते ताकि हम अपनी एक्टिविटी को सही कर सकें। इसके पीछे जाकर के मोरालिटी और सच इशूज़ को देखते हुए हमारे पास क्या था, एक जेनेटिकल मॉडिफाइड जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी आई थी, ठीक है। क्या लिखा हो यहाँ पे, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी अप्रोप्रिएट रिजल्ट इन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस इन द इकोसिस्टम। सबसे पहले क्या होता है, हम कोई भी क्या करवाते हैं, रिएक्शन कराते हैं या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है, चेक करवाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद जा कर के वो इकोसिस्टम में आके करती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मान लो कि कोई इधर का जीन उधर मिला दे, उधर का जीन इधर मिला करके एक जीन बना दिया और ये दानव बन गया और पूरे देश पे राज करने लगा। भाई तो ऐसी चीज़ नहीं ना चाहिए जो चीज़ हमें हार्म पहुँचाए। तो सबसे पहले एक इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक सेटअप तैयार किया था जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। तो सबसे पहले जब हम कोई जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च करते हैं तो इसको हमें दिखाना पड़ता है, इसकी वैलिडिटी लेनी पड़ती है, सेफ्टी करवाना पड़ता है, तब जाके हम इसको पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। मॉडिफिकेशन यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस जैसे फूड, मेडिसिन, सोर्स, इसमें भी क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पेटेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमें इकोसिस्टम में लाने के लिए उस सामान को भी पेटेंट लेना पड़ता है कि जी हाँ मैंने इसको करवाया है तो अब मैं इस ले सकती हूँ। लेकिन देखो होता कभी कभी क्या है बेसिकली कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने वो चीज़ बनाई नहीं है लेकिन उसका पेटेंट लेके बैठ जाते हैं कि हाँ मैंने ये किया है, अपना जो भी रहता है फ़ायदा खुद ले लेते हैं, जिससे काफ़ी लोग काफ़ी एंगर में थे। कुछ कंपनी यानी MNC होती थी जो किसी भी फालतू में किसी भी चीज़ का पेटेंट ले लेती थी, किसी भी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी का, और उसको क्या करती थी, यूज़ करती थी मार्केटिंग करने में, बायोलॉजिकल रिसोर्स के रूप में खुद ही यूज़ करती थी। एंड डेवलप्ड एंड यूजेस बाय द फार्मर एंड इंडिविजुअल्स पीपल अ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री। अब इसी तरीके से एक हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। राइस एक इम्पॉर्टेंट फूड चेन है, फूड ग्रेन है, सबको पता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के पास 2 लाख ऐसी वैरायटी हैं राइस के, ठीक है, इंडिया के पास अकेला, ठीक है। तो गोज़ बैक 1000 ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री से ये चलता आ रहा है कि फूड ग्रेन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो 2 लाख ऐसे वैरायटी हमारे पास राइस की अकेली। राइस की डाइवर्सिटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है। बेसिकली हमारे पास बासमती राइस भी है, जिसका जो अगर बात करें तो बासमती राइस का भी अकेला 27 अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं बासमती के, ठीक है। NCX टेक्स्ट देखते आ रहा हो, फोल्क स्टॉल पे पोइट्री लिखी जाती थी इस पर,
ठीक है, सेंचुरी से ऐसा आप देखते आ रहे हो, ग्रो करते आ रहे हो, तब तक ये आप बासमती का नाम सुना होगा। 1997 में याद रखना, जब रोज़ी बन रही थी 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई थी जिसने क्या किया था, बासमती राइस को अपना पेटेंट ले लिया था कि ये कुछ तो किया था उन्होंने, राइस को मिला करके हमारे यहाँ से अपने जगह ले जा करके कुछ तो ऐसा बना दिया था। किससे लिया था? यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस से इसने अपना पेटेंट ले लिया था कि बासमती जो है स्पेसिफिकली हमारी ब्रांड है। एंड न्यू वो अपना ब्रांड बना के कंपनी जो रहती है वो बेचा करती थी चावल को यूएस एंड अब्रॉड्स वगैरह में। ये न्यू वैरायटी जो बासमती की एक्चुअली हमारे इंडिया के फार्मर्स काफ़ी पहले इसे खोज चुके थे, लेकिन हमें पेटेंट नहीं मिला था। अब इंडिया बासमती बेसिकली जो थी, हम जब उन्होंने क्या करवाया था, इंडियन बासमती को बेसिकली क्या किया था, सेमी डॉफ वैरायटी से क्या करवाया था, क्रॉस करा दिया था, और उन्होंने क्लेम कर दिया था कि ये हमारा एक इन्वेंशन है, हमारी नोवेलिटी है। अब क्या किया था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, एंड अब इंडियन फार्मर्स को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उन्होंने तो अपना पेटेंट ले लिया था, तो हमारे इंडियंस अब उस चावल को बेच ही नहीं कर सकते थे। अगर वो बेचते तो हमारा ही लॉस होता, तो पीपल्स बासमती राइस को बेच ही नहीं सकते थे, कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट की वजह से अब हम बेच ही नहीं सकते थे। इसी तरीके से सेवल पेटेंट लेने की कोशिश की गई थी, हमारे नीम के पेड़ की, हर्बल मेडिसिन टर्मरिक नीम की कोशिश की गई थी, लेकिन ये हम नहीं लेने दिए उनको, इमीडिएट काउंटर दिस ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, एंड हमारी अदर कंट्रीज जैसे कि लीगली क्या की थी, उनको नहीं देने दी थी। ठीक है, बायोपरेसी क्या होता है बेसिक, बायोपायरेसी क्या होता है, बायोपायरेसी का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, तो बायोपायरेसी का मतलब होता है बेसिकली कुछ एमएनसी कंपनी आई थी जिन्होंने बेसिकली क्या किया था, हमारे कंट्री में आकर के बिना किसी कंपल्सरी पेमेंट के ही कुछ चीज़ें ले जा करके अपने वहाँ पर एक न्यू बायो रिसोर्स की तरह यूज़ करने लगे थे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशनल जो रहते हैं बेसिकली फाइनेंशियली रिच होते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में पुअर होते हैं, इसीलिए वो ऐसा काम करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्री में हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्या करते हैं, बायो रिसोर्स के रूप में क्या करना पड़ेगा, बहुत एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स कैन बी एक्सप्लॉइट टू डेवलप अ मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन बी यूज टू सेम टाइम एफर्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शियलाइजेशन। There has been growing realization and injustice को बढ़ते हुए देखते हुए inadequate compensation भी नहीं देते थे, benefit भी नहीं देते थे, benefit sharing भी नहीं डेवलप्ड करते थे। डेवलपिंग कंट्री ऐसा काम करते थे, डेवलपिंग कंट्री को नहीं देते थे। कुछ नेशंस ऐसे भी थे जो बेसिकली अपने तरीके से अपना खुद का लॉ डेवलप्ड कर लिए थे, जिन्होंने क्या किया था, अनहॉक्सल तरीके से बायो रिसोर्सेज का कोई यूज़ नहीं कर सकता है। इसी तरीके से इंडियन पार्लियामेंट में भी सेकेंड अमेंडमेंट लागू किया था, एक बिल पास किया था, इंडिया पेटेंट बिल, जिसमें कि अगर किसी का बेसिकली कोई भी नया रिसर्च होता है तो उसको सबसे पहले आपको पेटेंट लेना पड़ेगा। एमरजेंसी प्रोविज़न रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएशन के लिए आपको सबसे पहले पेटेंट लेना पड़ेगा। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, आ जाओ समरी पढ़ के इस चैप्टर का खात्मा करते हैं। क्या लिखा है, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिव टू द ह्यूमन सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ माइक्रोब का यूज़ करते हैं, प्लांट का, एनिमल्स का, मेटाबॉलिक मशीनरी का, टेक्निकल जिसमें टिश्यू कल्चर भी का यूज़ कर सकते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडेशन का यूज़ कर सकते हैं, वास्ट पोटेंशियल में हम किसी भी प्लांट को मैनिपुलेट कर सकते हैं इन विट्रो और न्यू वैरायटी बना सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉसिबल इंजीनियरिंग माइक्रोब, प्लांट, एनिमल्स सच दैट और नोवल कैपेबिलिटी। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्रिएट किया जाता है, उसका मेथड का यूज़ किया जा सकता है नेचुरल मेथड तरीके से, वन एक ज़्यादा जीन को इनहेरिट कर करके टेक्निक्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट यूजुअली इंक्रीज क्रॉप की प्रोडक्ट की यील्डिंग को बढ़ाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करता है, क्रॉप को काफ़ी स्ट्रेसेस से बचाता भी है। देयर आर सेवरल जेनिफाइड प्रोग्राम जो कि बेसिकली यही सब काम करवाते थे, उनमें पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप भी आते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेसिकली इतना ही मतलब होता है कि हेल्थ केयर में काफ़ी यूज़ आता है। ठीक है, दवाई वगैरह में। रिकॉम्बिनेंट थेरेपिस्टिस आर आइडेंटिकल टू ह्यूमन प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ाई दी है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पता ही है तुमको कि किस तरीके से ये जीन में काम करते थे।
काफ़ी सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स डिजीज़ के पढ़ने में काम आते हैं, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, नेमाटोड एंड रिमेटोइड आर्थराइटिस एंड हमारे पास किया जाता है अल्जाइमर। जीन थेरेपी का यूज़ करके हम किसी भी जीन को इंसर्ट कराते तो उस जीन को सही करने का ट्राई करते थे, हेरिडिटी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड से भी करते थे, डिफेक्टिव जीन को सही तरीके से करते थे डायरेक्ट जीन में ट्रांसफ़र कराकर। करंट इंटरेस्ट मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रोब एंड सीरियस एथिकल क्वेश्चन भी अराइज हो जाता था। तो ये हमारा होता है चैप्टर ख़त्म एंड हम आके सब पे टिक लगा देते हैं। बेसिकली बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर पढ़ लिया, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन पढ़ लिया, ट्रांसजेनिक पढ़ लिया, एथिकल इशू पढ़ लिया। तो यही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। बेसिकली हमने बहुत कम टाइम में स्ट्रक्चर करने, हमने टाइम लिया था 140 मिनट्स, 1 घंटा 40 मिनट्स, और हमने कम से कम टाइम में बिल्कुल ट्राई किया इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। तो हमारे लिए एक प्यारा सा गुड तो बनता ही है ना। चलो आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर, लव यू। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।